ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। वो है ना, इस पे है ना, वो डालने मैग्नेटिक वाला है ना जी। जी, तो उसको डालना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, ये है ना सर। हाँ, ये डाला चलो ठीक है। जी बेटा। काम करता है। आप तो ठीक है, अभी लेकर आ बॉयज आप लोग खुद लेट हो जाए सुबह वो इस टाइम तो सर कब 4 बजे आएंगे। 8 बजे आ जाओगे। आप तो लोकल गए हो। यस सर। कौन को आज आप बताओ। वैसे तो मौसम ठीक हो गया। अगर पलटा तो फिर टाइम पलट जाएगा। तो आप क्लास करो। चलिए बच्चों देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस से। एक जो रुका हुआ चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, ये हमने पढ़ा भी है। एक प्लस क्यू चार्ज है अपने पास और इससे कुछ दूरी पर आप फील्ड निकाल सकते थे। वही बात है नहीं प्लीज। इसकी वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स अ स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग जानते हैं। क्या होगा अगर हम इस चार्ज को मूव कराएं? ठीक है, चार्ज अगर मूव करने लग जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? पहली बात, उसके पास अपनी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर बनाएगा। जिस समय वो मूव कर रहा होगा यानी जा रहा होगा स्पीड में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इस बात को सबसे पहले ओरेस्टेड ने चेक किया। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एक मूव करता हुआ चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक भी बनाएगा, मैग्नेटिक भी बनाएगा। लेकिन एक चीज और हो सकती है, ये जो चार्ज मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है? क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? अगर वो वेलोसिटी से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो जा रहा है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड से, एक चार्ज मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, तो वो इलेक्ट्रिक तो बना रहा था, मैग्नेटिक भी बना रहा था साथ में। क्या होगा अगर ये एक्सेलरेट भी करने लग जाए? तो फिर जब एक्सेलरेशन आता है ना, तो फिर वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जन्म देगी। मतलब एक एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज एक टाइम वेरिंग यानी समय के साथ बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। फिर वो फील्ड एक चार्ज वापस से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक बनाएगी, और एज ए रिजल्ट हमें मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या क्या बताया हमने कि एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने वाला चार्ज फील्ड इलेक्ट्रिक भी बनाएगा, मैग्नेटिक भी बनाएगा, और अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक भी बनाएगा, और वो कैसी होंगी? समय के साथ बदलने वाली, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ये कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसी करंट को चेक किया, ऐसी कि उसके पास कोई मैग्नेटिक कंपास रखी और उसमें डिफ्लेक्शन पता किया। यानी कि अगर हम एक सर्किट में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वायर लगा रखी है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट जा रहा है इसके अंदर, और हमने यहां पर रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास। कंपास जो है वो अभी फिलहाल इसकी डायरेक्शन ये है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आप जैसे इसके पास लाए तो इसकी ना रिफ्लेक्शन हो गया इसके अंदर। मतलब इसकी जो सुई थी वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह से टिल्ट हो गई, इधर घूम गई। ये क्या है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई या तो मैग्नेटिक कंपास कहते हैं इसको।
अगर हमने इसके अंदर करंट की दिशा को बदल दिया, मींस इस बार हमने करंट इसको ऐसे भेज दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक कंपास थी उसमें डिफ्लेक्शन जो आया वो इस तरफ आ गया, ऐसे, है ना। तो यहां से कुछ बातों का निष्कर्ष निकाला गया, क्या, कि करंट फ्लो करने वाली जगह के आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसमें ये चुंबकीय सुई रिफ्लेक्ट हो रही है, विक्षेपित हो रही है। वो चुंबकीय क्षेत्र करंट की दिशा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जब करंट क्लॉकवाइज था तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आया था, लेफ्ट में। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आ रहा है राइट में। तो इसका मतलब ये हुआ करंट की दिशा पे भी निर्भर करता है ये चुंबकीय क्षेत्र, राइट। तो इन्होंने सिर्फ इसको क्वालिटेटिवली समझाया। जी बताइए। सर करंट दो तरह के हैं, हाँ एसी और डीसी। जी बिल्कुल। एसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। डीसी में कैसे आता है? डीसी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मोबाइल चलाते हैं आप, मोबाइल में एक बैटरी होती है, ठीक है। मोबाइल की बैटरी 100% है, 80% है, उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है जाके। वो जो करंट है वो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहते हैं उसको। एक अप्लायंस है ये जो ट्यूब जल रही है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये 1 सेकंड में 50 बार जल बुझ हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 बार ये जल रही है और बुझ रही है, 1 सेकंड में 50 बार। इसका जो करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का लॉजिक ये है, देखो इसको आसान भाषा में समझना, एक एक लूप है आपके पास, ठीक है, इसमें करंट नहीं है, एक वायर का आपने लूप बनाया और यहाँ पे एक चुंबक लिया मैंने, ठीक है। इस चुंबक को आप इसके पास लाए, सोच के देखिएगा, जब ये इसके पास आएगा ना, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जब इसको पास लाएंगे, वापस ले जाएंगे तो फिर करंट फ्लो करेगा। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जब ये इसके पास आएगा तो पता है क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। यस सर। तो सोचिए जब ये पास आएगा तो जो फील्ड लाइंस थी ना, रेखाओं की संख्या जो थी वो बदल जाएगी। पहले एक दो लाइन पास कर रही थी, पास गया तो 10 हो गई वो, मान लीजिए। तो जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट ऐसा होगा कि वो अपने होने का ओपोज करेगा। मतलब ये जो एस पोल है ना, इसके सामने कोई ऐसा ही पोल बनना चाहिए जो इसको ओपोज करे। एस को ओपोज कौन करेगा? ओपोज एस करेगा ना, ओपोज। तो यहाँ पे क्या पोल बनना चाहिए? तो एस को अगर मैं करंट की दिशा दूं तो ये ऐसे आएगा, जब इसके पास आ रहा है। जब ये इससे दूर जाएगा यहाँ पे नॉट बनना चाहेगा, इसको वापस बुलाना चाहेगा ये, ऐसे। तो करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एसी करंट में करंट एक बार क्लॉकवाइज चलता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलता है, राइट। डीसी करंट जो होता है वो केवल एक ही दिशा में लगातार लगे रहता है। हमारे घर में जो इन्वर्टर है उसके साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है, बड़ी सी बैटरी जिसको हम बैटरा कहते हैं। बैटरा वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, बैटरी होती है वो। तो वो जो बैटरी है उसके अंदर जो करंट स्टोर हो रहा है वो कौन सा है, डीसी है एसी? डीसी। उसकी कैपेसिटी डीसी स्टोर करने की है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डीसी करंट में है, ये बात साबित हो गई। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट में है भाई, साबित तो दोनों हुआ कि दोनों में है। मतलब सर डीसी में तो ये हम डीसी के वजह पे पढ़ रहे हैं। सर डीसी में है तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो अट्रैक्ट कर देगा, चिपका लेती है दूसरे को पे। हम नॉन कंडक्टर है, तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कहाँ से आएंगे? देखो मेरी बात सुनो, अभी हम चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे ना, अगला स्टेप आएगा बायो सेवर्ट्स लॉ। उसमें एक टर्म आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। ये वाला जो टर्म है, कोई बच्चा बताए इसकी वैल्यू क्या होती है? अब आप बताइए मुझे, आपका जो भी नाम है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है या छोटी है? छोटी है। तो क्या हमें महसूस होगा बहुत ज्यादा है? बताओ। तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर की तो बात ही नहीं हम कर रहे थे, हम तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बहुत छोटा है, इसलिए नहीं महसूस होता। अगर आप इसको बढ़ा दो, आप करंट को बढ़ा दो, ठीक है, करंट को आप इतना बढ़ा दो कि वो 10 की पावर 8 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो तब इसका हमें इफेक्ट दिखाई देगा, राइट। अच्छा, बात आई दूसरा चुंबकीय प्रॉपर्टीज की, वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चुंबक की प्रॉपर्टीज ये है कि जनरली
उसके साथ ना 3 तरह के मटेरियल्स अटैच्ड होते हैं। एक होते हैं अनुचुंबकीय, एक होते हैं प्रतिचुंबकीय और एक होते हैं लौह चुंबकीय, है ना? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। एक वो पदार्थ है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं, बहुत अधिक चुंबकित हो जाते हैं। मान लो चुंबक रखा हुआ है दूरी पर और आपने मटेरियल इसके पास रखा तो ये चिपक गया इससे आगे। ऐसा होता है लौह चुंबकीय पदार्थों में। कुछ ऐसे हैं जो हल्के से चुंबकित होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अच्छा, वो मटेरियल्स जो किसी मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेट्स। जैसे लोहा है ना? ऐसे ही दूसरा आप मान लीजिए कि ऐसे कोई मटेरियल्स जो थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते, जो रिपेल होते हैं, वो डायमैग्नेटिक। तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी मटेरियल्स की कि कौन सा चुंबक के पास आएगा। और एक चीज और है, जो चुंबक है एक्चुअल में जो बार मैग्नेट है, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो हमें बना बनाया ऐसे मिल गया हो, है ना? हमने पृथ्वी की ओर्स को चेक किया, पृथ्वी के अंदर देखा, तो वहां पे कुछ मटेरियल्स मिले, जैसे आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें मैग्नेट के कुछ वो होते हैं, जो तत्व होंगे जिनसे ये बनेगा, है ना? फिर उनका वो किया जाता है फिल्ट्रेशन, है ना? फिल्ट्रेशन करने के बाद फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई एक मैग्नेट हमें मिल गया। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, अगर हम किसी चुंबकीय सुई को या मैग्नेटिक कंपस को फ्रीली सस्पेंड कर दें यहाँ पे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से वो दिख जाती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने का कारण क्या है, क्या वजह हो सकती है उसकी? मैं आपको 2 तर्क देता हूँ, 2 स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है? पहली बात ये बताएं, हम ये मान सकते हैं क्या कि किसी चुंबक को, बहुत बड़े चुंबक को पृथ्वी जी, एक आधा मिनट देख लो। हाँ हाँ उनका नहीं आना तो फिर स्टॉप कर देना। ठीक ठीक ठीक, स्टॉप करके फिर करना दोबारा। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे किसकी, कि अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत विशाल मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड है। एक तर्क तो ये है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है आयंस के रूप में, लावा की शेप में है वो, है ना? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेकंड वाला। पहला वाला ठीक क्यों नहीं है भाई? बिकॉज अगर वो मैग्नेट होती तो मैग्नेट मिल जाता। अगर वो मैग क्या हो जाता? अच्छा मिल जाता, मुझे लगा बिक जाता। अच्छा मसला ये भी है ना कि पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है वहाँ पे। आप लाइक 6 किलोमीटर के नीचे पहुंच जाएंगे तो बहुत डिफरेंस मिल जाएगा आपको टेम्परेचर में। ओके, तो ये तो वजह खत्म हो गई, है ना, कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक रखा हुआ है बड़ा सा। देखो ऐसा साइंटिस्ट मान लेते हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारी क्लास 11th का चैप्टर 1 है ना, फिजिकल वर्ल्ड जो है, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ। ये 2 आदमी हैं, 2 साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट है एथीस्ट, जो भगवान में नहीं मानता है, और एक आदमी है थीस्ट, जो भगवान में मानता है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा भाई? जी, एक तो इंसान वो है जो भगवान में मानता है और साइंटिस्ट है, एक और इंसान है जो भगवान में नहीं मानता है, वो भी साइंटिस्ट है। देखिए जो थीस्ट लोग हैं उनके विचार अलग होते हैं, वो अपनी बातों को धर्म के साथ जोड़ देते हैं। जो एथीस्ट लोग हैं वो लोग नहीं मानते, वो साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक, हमारा और आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मैं कुछ और सोचता हूँ, आप कुछ और सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये है कि घोस्ट होते हैं क्या? भूत, भूत होते हैं क्या? नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे। हम जनरली सुनते हैं कि भाई भूत होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भूत होते हैं, मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा सुनिए सुनिए, वो एक अलग मुद्दा है, फिलहाल यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है। मैं एक अरे यार वो सब बाद की बात, फिलहाल एक बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक साइंटिस्ट ने कहा जो भगवान में मानता है,
Yes, sir. उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन को भी हमने नहीं देखा Yes, sir. और भूतों को भी हमने नहीं देखा। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है आज तक, ये एक हाइपोथेसिस है जो हम आज तक लेके चल रहे हैं। वो कहता है साइंटिस्ट जो थीस्ट है, जो भगवान में मानता है, जी सर। उसने कहा कि क्योंकि हमने भूतों को भी नहीं देखा और हमने इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं देखा, तो हम क्यों ऐसा माने अकॉर्डिंग टू साइंस यस सर। कि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, भूत नहीं होते। Yes, sir. मुझे एविडेंस दो आप। और जो दूसरा साइंटिस्ट है जो एथीस्ट है, जो भगवान में नहीं मानता है, वो कहता है कि भाई नहीं, भगवान वो सॉरी घोस्ट नहीं होते और इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, sir. तो आप किसी बात को कैसे रिफ्यूट करेंगे? आप कैसे किसी चीज का बदला बताएंगे? आपको एग्जाम्पल दोगे? Yes, sir. भाई अगर हम किसी चीज को साबित करना चाहते हैं तो हम उसका एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दे दो कोई। तो ये कैसे आप प्रूफ करेंगे कि भूत नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। ये एनसीईआरटी का सवाल है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मटेरियल है। इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट दिखाते हैं, गोस्ट जैसे? अपना इफेक्ट, जैसे कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान सा बताओ कोई जो सब लोग समझ पाएंगे इसका। आसान हम्म? बॉन्ड बनाने पे। नहीं, वो भी तो हाइपोथेसिस है हाँ, yes, sir. जो सब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, वो सब चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, बट हमने बेसिक चीज उसको इलेक्ट्रॉन को माना है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है किसी ने आज तक। ये रियलिटी रियलिटी है, देखा नहीं भाई। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? देखो एनसीईआरटी में ही चैप्टर 1 में ही एक और बात कही है आइंस्टाइन ने कि दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा ना समझ में आने वाली बात ये है कि उसको समझा जा सकता है। Yes, sir. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए? दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा ना समझ में आने वाली बात ये है कि उसको समझा जा सकता है। Yes, sir. यानी दुनिया में जो जो चीजें हमारे आमने सामने हो रही है ना, हम उनके रीजंस तक जा सकते हैं। Yes, sir. है ना? भाई धूप नहीं आ रही है या फिर कोहरा हो रहा है, उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो खैर बताइए, आप लोग बताएं, मैं फिर आगे शुरू करूंगा। Like this stable. जी हाँ जी, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन में ज्यादा विश्वास कर दिया। नहीं, विश्वास तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन को मानिए, भूत को मत मानिए। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस कहता है भाई जो चीज एग्जिस्ट करती है उसी को माना जाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हम ये मानते हैं कि जो आसमान है, हम जो लोग रहते हैं दुनिया में, उसे कहते हैं आसमान दिख रहा है, ठीक है? साइंस के अकॉर्डिंग आसमान है ही नहीं, Yes, sir. आसमान होता ही नहीं है, है। बट हम तो कहते हैं। अब जैसे आप सॉन्ग भी सुन दोगे, सातों जमीन सातों आसमान, कई बार ऐसा सुना भी होगा आपने। खैर तो बताइए, खैर बताइए इलेक्ट्रॉन और घोस्ट कैसे? माइक्रोस्कोपिक है। हाँ, ठीक है, छोटे हैं। हाँ हाँ, प्रूफ इसका मैक्रोस्कोपिक कोई मटेरियल मान लीजिए। हाँ मुझे यहाँ पे इफेक्ट दिखाओ आप कोई। सर, फॉर एग्जांपल पेन, अरे, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो हम ये मान ही रहे हैं ना सब चीजें। हाँ हाँ, आप मान लीजिए। Second reality को डिफाइन करता है। अरे इतने मुश्किल शब्द ना बोलो, आसान वाले। हाँ, sir. देखो मैं बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो हर किसी का धर्म अलग है, Yes, sir. ठीक है? भाई हम लोग मानते हैं कि भाई जिन्नात होते हैं, भूत होते हैं, वही तो है भूत, मतलब ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, ठीक है? अच्छा सुन लो अब बात को, ठीक है? ये मैं कोई इम्पोज नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को। ये जो लाइट जल रही है, ये कब जली? जब मैंने बटन ऑन किया होगा। तो जो बटन ऑन किया था तो कुछ गया है ना इसके अंदर, तो स्पीड से मूव कर रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जल रही है लाइट। तो उसका उसका आंसर भी एनसीईआरटी ने दिया है, खुद ये कहा है कि ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है जो भूतों के होने से दिखाई देता हो। Yes, sir. ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, फिजिकल इफेक्ट नहीं है। मे भी आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इन चीजों को दिखा सके। Yes, sir. आज से 20 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आप वीडियो कॉल पे बात करेंगे। 20 साल पहले अगर उस टाइम ये कोई सोच भी लेता, हम लोग भी जब थे तो हमने मोबाइल भी नहीं देखे थे तब, और किसने ही सोचा होगा कि ऐसा वक्त आएगा कि आप कहीं और बैठे हैं, कहीं मतलब 1000 किलोमीटर दूर, आप वहां से वीडियो कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये अचंभित सी बात थी उस समय, लेकिन आज ये नॉर्मल है। तो ऐसा वक्त आएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि वो इन चीजों को डिफाइन कर सकती है। फिलहाल अभी तक की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो इनके एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को महसूस नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अगर हम तार को पकड़ लें तो हमें मैसेज जाएगा कि हाँ कुछ जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, खैर चलिए, बात कर रहे थे हम लोग ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की। तो ओरिस्टेड ने क्या पता लगाया कि किसी मूव करते हुए चार्ज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। तो इन्होंने जो एनालिसिस किया है, ये कैसा एनालिसिस है भाई? ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? ये क्वालिटेटिव है। इसने सिर्फ हमें क्वालिटी बताई है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, क्या उसका यूनिट होता है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये बताता है कि किसी करंट की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो वो डिपेंड करती है कि वायर के अंदर कितना करंट है। दूसरा, वायर की लंबाई कितनी है। तीसरा, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो वायर से कितनी दूरी पर है, और उस बिंदु को लाइन से मिलाने वाली रेखा कितना एंगल बना रही है। ये चार बातों पे डिपेंड करता है। कैसे देखिए, मान लीजिए कोई वायर है अपने पास पी क्यू, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, और यहां पे एक बिंदु है ए, और यहां से इसकी जो दूरी है वो आर है, ये एंगल थीटा है, और इसका एक छोटा सेक्शन हमने माना हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, डी है। तो बिंदु ए पर इन सारे सेक्शंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसका मैग्नीट्यूड, सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू द एंटायर वायर इज गिवन बाय डीबी। मैग्नेटिक फील्ड को ना बी से डिनोट करते हैं हम लोग। डीबी मतलब छोटे हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? इट डिपेंड्स ऑन आई, इट डिपेंड्स ऑन डीएल, इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी छोटे सेक्शन की वजह से आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो हम लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जो कि हम पूरे वायर की बात कर रहे थे, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट दोनों साइड पे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको? पी से क्यू। जो वायर है वो पी से क्यू तक एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहाँ पे म्यू नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, राइट। और इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? देखिए, ये था न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन क्या हुआ, एम एल टी -2, एम्पियर क्या होता है, ए स्क्वायर, सो इट इज एम एल टी -2 ए -2। ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये देखिएगा, ये जो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शनल चीज है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर बी इक्वल्स टू, बच्चों एक बार नीट में ना सिर्फ इसका ये फॉर्मूला ही पूछा गया था, आई टाइम्स डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई, आई टाइम्स डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसका मतलब चलो पढ़ लो 10 मिनट का बात कर जो वीडियोज आती हैं ये सब डॉक्टर्स में बनाई जा सकती हैं वो जो चैनल में दिखा रहा है वो किस कारीगरी में अब वो अलग देखो मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें ये चीजें ही अंदाजा या फिर उससे नहीं ऐसे ये क्वेश्चन उसने ऐसे काम की वजह उससे पहले क्या चला रहा है यहाँ ये हम अगर पीछे जाएंगे अच्छा, अब बात आएगी बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बातें नहीं भी प्लीज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के ना कई सारे यूनिट्स। ऐसा एक यूनिट है इसका टेस्ला, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक होता है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, राइट। तो ये यूनिट्स हैं इसमें। एक होता है इसका गॉस। अच्छा, एक गॉस जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 10 की पावर 4 है 10 की पावर -4 टेस्ला। टेस्ला अच्छा जी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? सर देखो हमने ना ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन कितना हुआ? ml t -2 अपॉन a इंटू l। तो कितना हुआ? mt -2 a -1, है ना। अच्छा, अब एक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इनमें एक संबंध स्थापित करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। देखिए वो कैसे है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इनको साथ में देखते हैं कि इनकी वैल्यूज किस तरह से चेंज हो सकती हैं या क्या हो सकती है। आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट, मैं क्या करूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट, देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। सो 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 7 इंटू ये कितना हुआ? कूलम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ये कितना हुआ मिला के? 9 इंटू 10 की पावर 16 और कूलम को क्या लिख सकते हैं? 80 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये कट गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं फर्दर? सो 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आ जाएंगे ना? तो मैं लेके आता हूँ साथ में। आप ले जाओ ना? ये शायद देर दूर से करवा दीजिए। थोड़ा ना देखिए, तो एक सेकंड और तो हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या होता है? पेड़ हो गया। अच्छा, इसकी अब अदर फॉर्म्स देखते हैं ना, और किन किन फॉर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। अदर फॉर्म्स, बातें नहीं भी प्लीज। अदर फॉर्म्स ऑफ बायोसेवर्ट्स स्लेट। देखिए बच्चों, भाई हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देख रहे दिख रहा था।
मैं लाइट भी चेंज कर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये लाइट का ही रिफ्लेक्शन होगा ऐसा सही है देखिए पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी इसको करंट डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिए पहले तो ये सोचिएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था J इक्वल्स टू आई अपॉन ए अच्छा मैं अगर छोटे एरिया की बात करूंगा तो वो डीए हो सकता है अगर मैं इसको डीएल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से जो टर्म है ऊपर आईडीएल वो क्या लिखा जाएगा J टाइम्स एडीएल और ये A टाइम्स डीएल क्या होगा वॉल्यूम सो आईडीएल कैन बी रिटन एज J टाइम्स डीवी V इज वॉल्यूम ये टर्म मैं इसमें पुट कर देता हूं तो dV अपने पास क्या बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू J टाइम्स dV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो ये हुआ किसके टर्म्स में J के टर्म्स में या करंट डेंसिटी के टर्म्स में दूसरा इन टर्म्स ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज देखो चार्ज को लिखने के लिए हम जानते हैं आई क्या होता है भाई Q बाई टी होता है ना अगर हम इसको डीएल से मल्टीप्लाई करें आई डीएल इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इंटू डीएल मैं अगर छोटा समय ले रहा हूं तो हम इसको dt लिख सकते हैं सो आई डीएल कैन बी रिटन एज क्यू टाइम्स ऑफ डीएल अपॉन dt ये क्या होता है डीएल अपॉन dt वेलोसिटी सो इट इज क्यू टाइम्स ऑफ dv विच इज वेलोसिटी आईडीएल की वैल्यू ये आ गई तो हम अगर ये टर्म यहाँ पे पुट करेंगे तो dv कितना आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल की जगह हम लेते हैं क्यू डीवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज को आप छोटा ले लें है ना तो ये dq बन सकता है राइट तो वो आपके ऊपर है आप d किसको लेना चाहते हैं ओके तो भाई इसके तीन रूप हो गए हमारे पास है ना तो मैग्नेटिक फील्ड का अपने पास आया है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और यही किसके बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई J टाइम्स dv साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और यही बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q टाइम्स dv साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये तीन हो ठीक है तो जहां पे जो जरूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे वैसे मोस्टली यहाँ पे इस्तेमाल करंट वाला ही होता है अच्छा बच्चों अब ये बताओ एक क्वेश्चन आया था इसका 2023 में नीट में क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार होता है स्केलर चार्ज ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो जिम्मेदार है वो भी चार्ज ही है लेकिन मोशन करने वाला चार्ज तो बताएं ये जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का ये स्केलर है या वेक्टर है सर वेक्टर कैसे क्योंकि सर इसमें हम आई की टर्म डिफाइन करते हैं कि उसकी आई तो डायरेक्शन स्केलर आई तो वेक्टर नहीं होता सर लेकिन कभी कभी वेक्टर की तरह काम मैग्नेटिक नहीं कभी कभी वाली चीज को हम वेक्टर हाँ जी टेंसर तो है ओके बट वो थोड़ा आगे की बात है फिलहाल तो
आप रीजन बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन है वो किसी वेक्टर की वजह से हो रहा है ना? और वो वेक्टर करंट के मूव करने से बन रहा है, तो वो क्या है? कौन सा टर्म है वो? वो डीएल है। वो डीएल है, ठीक है। ये जो डीएल है ना, आप किसी वायर का एक छोटा सा हिस्सा मान रहे थे जिसको मैंने डायरेक्शन दी थी डीएल, तो यानी कि जो आई और डीएल है कंप्लीट टर्म, दिस इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूसर कौन था? सिर्फ एक चार्ज क्यू प्लस क्यू, रुका हुआ चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड का आईडीएल, जो कैसा है? वेक्टर है। इस बात को लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड electric field is produced by electric field is produced by a scalar source. Electric field is produced by a scalar source, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चार्ज, स्केलर सोर्स, ब्रैकेट में लिखना चार्ज। whereas the magnetic field whereas the magnetic field is produced by a vector source. The magnetic field is produced by a vector source, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आईडीएल एज ए कंप्लीट वेक्टर, आईडीएल produced by a vector source, आईडीएल लिख के इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? सो एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying circular loop। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं पहले। अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, फॉर एग्जांपल आई, और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया है पी, एक पॉइंट मैंने लिया है क्यू, इसके डिस्टेंस आर है, इसके डिस्टेंस सपोज कैपिटल आर है। मुझे पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। देखिए, एक तो है इसमें राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। पहले राइट हैंड पाम रूल समझते हैं। आप अपना अंगूठा करंट की दिशा में ले जाएं, ऐसे ले गए, और जो उंगलियां हैं वो उस पॉइंट की तरफ ले जाएं जहां पर फील्ड चाहिए। मुझे पी पर चाहिए फील्ड, तो आपका अंगूठा करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगा, आपकी उंगलियां उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करेंगी जहां पर फील्ड चाहिए। तो आपकी जो हथेली है, यानी ये वाला हिस्सा, इसका सामने का हिस्सा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर आपको फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर अगर मुझे पी पर निकालनी है फील्ड, तो कहाँ आएगी? अंदर की तरफ आएगी ना। और अंदर की तरफ फील्ड को आप क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्लेन के अंदर की तरफ है। अब आ जाइए क्यू पॉइंट पर, इसमें आप देखेंगे ऐसे करंट ऊपर, पॉइंट क्यू की तरफ, तो आपका जो फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा? बाहर। बाहर वाले को हम डॉट से दिखाते हैं, डॉट बना के ऐसे सर्कल बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सॉरी। लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं, या पहले स्क्रू रूल देख लेते हैं। स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर आप अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ले जाएं और अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाएं जैसे पेचकस होता है ना, उसको घुमाते हैं, तो आपकी जो उंगलियां घूमेंगी जिस दिशा को, वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है। तो अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं अगर देखूंगा ना, ऐसे घुमाऊंगा पेच को, तो जब ये घूम रही है, मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, तो ये क्या बना? ये सर्कल बन गया।
यानी कि इस वायर के अराउंड पूरे हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। हमने यहाँ पर तो एक पॉइंट पे निकाली थी और इस रूल से हम पूरे एरिया में निकाल पा रहे हैं। तो अगर पूरे एरिया में निकालनी हो तो उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तो राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड रूल है उसमें फोर्स भी इंक्लूड होता है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, कि आप क्या करें, करंट की दिशा में अंगूठा रखें, अपनी उंगलियों को जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां रखें, तो आपकी जो हथेली है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। ओके, तो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। बच्चों इसमें ना दो पॉइंट्स हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंटर पर, एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए भाई, इसमें करंट जा रहा है ऐसा ना, और इसमें जो करंट जा रहा है वो सपोज आई है, ये इसका सेंटर हो गया ओ, इसकी जो त्रिज्या है या रेडियस है इसकी वो सपोज कैपिटल आर। मुझे क्या करना है, इस ओ पर इस पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हम एक काम करते हैं, इसके ना छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। कितना डीएल लंबाई का हिस्सा ले लिया मैंने, ऐसे डीएल एक और आगे हो जाएगा, फिर एक और आगे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के टोटल कर लेंगे। सबसे पहले भी काम करें, इसको ना उठा के ऐसे समझे कि ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे रख दिया आईडीएल, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब पहले तो आप ये सोचे कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड, अंदर की तरफ। हाँ? बताइए क्या होगी फील्ड की डायरेक्शन? सर अंदर की साइड, अंदर की साइड, मतलब कैसे क्रॉस बना लेते हैं इसको। ये दूरी कितनी थी अपने पास? सर आर, हाँ। कैपिटल आर। तो इस आईडीएल की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू infinitesimal infinitesimal small element dl। बताइए, इस dl की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन। ये आई और डीएल जो यहाँ पे था आईडीएल और आर, इनके बीच में कितना एंगल है? 90। आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है छोटे सेक्शन की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये आई है छोटे सेक्शन की वजह से, इसकी वजह से। मुझे चाहिए सारे सेक्शंस की, मतलब मुझे पूरे सर्कल की चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द एंटायर सर्कल, पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं सारे डीबी को कलेक्ट करूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। क्या सबकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगी? यस सर। हाँ, तो यानी हम जब बी निकालेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये सारे डीएल जब आप कलेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? 2 पाई आर, पूरा सर्कल बन जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बातें मत करो भाई क्लास प्लीज, 2 पाई आर, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आर से आर कैंसिल हुआ, कितना बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो यानी किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हुए, वाइंडिंग दे रखी है अपने अंदर, तो वो सारी फील्ड्स प्लस हो जाएंगी, है ना। तो अगर इसमें एन फेरे हुए, एन टर्न्स हुए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में आई की जगह एम आई है। चलिए नोट कर लीजिए।
अब इसमें ये बात लिख लीजिए, इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, if there are n turns in the coil, if there are n turns, भाई क्या हो गया बच्चों, आज क्यों बोल रहे हैं आप इतना? खाना का भूख लग रही है, ज्यादा खाना खा लिया है? If there are n turns in the coil, then B equals to mu naught Ni upon 2R. ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं ना। इसमें करंट है I, इसमें करंट है 2I, इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R, ये पॉइंट है O। आपको O पर नेट फील्ड बतानी है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फाइंड नेट फील्ड एट O। चलिए सब लोग कैलकुलेट करिएगा इसको। O पर नेट फील्ड क्या होगी और किस दिशा में होगी वो बताना। जरूरी है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा पता है? कि उसमें करंट दुगना जा रहा था। तो खैर अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको 2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 क्या हो जाएगी भाई पहले की वजह से? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। और उसकी दिशा क्या होगी भाई, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? इसका तरीका बता रहा हूँ। जिधर करंट चल रहा है ना उधर अपने हाथ को घुमाइए आप, उंगलियों को, तो जो आपका अंगूठा है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और राइट हैंड में करना है ये काम, ठीक है? तो फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। और 2 की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन 2R, ये इनसाइड होगी।
तो आपने देखा कि जो बी नेट आएगा यहाँ पर वो क्या आना चाहिए, B1 माइनस B2, सो विल बी 0, यानी नेट फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगी। ओके, इसके अलावा एक और सवाल देखिए। यहाँ पे निकालिए, नेट फील्ड निकालिए ऊपर। फोर बाय थ्री म्यू नॉट आई बाय आर। 4/3, बाकी लोग बताओ भी। म्यू नॉट फोर बाय आई अपॉन सिक्स आर। I/6R, 17 अपॉन सिक्स आर। कितना रहा क्या? 17/6 म्यू नॉट आई अपॉन 17/6 आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। जो पहला लूप था इसका नाम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ओके, दूसरे की वजह से कितनी आएगी, म्यू नॉट इंटू 3I अपॉन 2R, यानी 4R, है ना। और तीसरे की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन सिक्स आर। म्यू नॉट आई अपॉन 6R। अब क्योंकि तीनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगी, इस वजह से नेट फील्ड क्या आ जाएगी, तीनों को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R प्लस 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 6R। एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, तो 6 प्लस 9 प्लस 2, 6 और 2 8 9 17, 17/12R, 17/12R। एलसीएम 12 आएगा ना, 12 आएगा। 17/6 म्यू नॉट आई अपॉन 2R कह लो, या फिर 17/12 म्यू नॉट बाय आर कह लो।
हमने टू आर भी रखा ठीक टू आर ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के सेंटर पर। अब बात करते हैं इसके एक्सिस पर। देखिए दूसरा केस, at a point on the axis of the coil of the circular loop। ठीक है भाई, इस बार हमने इसको लूप को ऐसे माना हुआ है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। यहाँ पे पॉइंट पी हमने मान लिया सेंटर था ओ, ये रेडियस हो गई आर, ये रेडियस हो गई स्मॉल आर, डिस्टेंसेस की। तो मुझे क्या करना है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस ऑल सेक्शंस। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, कितना, डीएल, आई करंट इसमें जा रहा था, एक हिस्सा मैंने नीचे मान लिया सपोज, ये भी कितना हुआ, आई डी। अब ये देखिए कि इसको अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं, ये दूरी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे ना यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन भी चाहिए, इसके लिए आप इमेजिन कर सकते हो, ये देखो ये अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ये कोई कॉइल है और ये इसका एक्सिस है, ध्यान से समझना भाई सब लोग, ठीक है। और इसके एक्सिस पर मुझे इस ऊपर वाले सेक्शन की वजह से ना इसकी टिप पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हिस्सा था ये वाला, इससे अगर आप करंट को देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, तो आप करंट को ऐसे रखें और पॉइंट की तरफ अपनी उंगलियां ले जाएं, तो आपकी हथेली का जो परपेंडिकुलर होगा वो फील्ड की डायरेक्शन देगा आपको। तो यानी इसका जो परपेंडिकुलर है इस लाइन का, वो ऐसे है डीबी, ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा था, इसका डीबी इस तरफ आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को कुछ अल्फा कह रहा हूं, ये भी अल्फा हो जाएगा बाय सिमेट्री। तो बताइए अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो वो कंपोनेंट बनेंगे कैसे, ये अल्फा था, ये कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, ये कितना हुआ अल्फा, तो डीबी कॉस अल्फा और ये डीबी साइन अल्फा। ऐसे ही इस डीबी के भी दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं आप, ये भी अल्फा हो जाएगा ना, सो डीबी कॉस अल्फा और ये डीबी साइन अल्फा, वो तो है। अब सोचिए अगर हम इस आईडीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तो ये आईडीएल और ये जो दूरी है इनके बीच में कितना एंगल है, आईडीएल ऐसे है आईडीएल और ये आर ऐसे है डिस्टेंस, तो ये और ये 90 के एंगल पर है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द infinitesimal small element dl आईडीएल। देखिए भाई क्या होगा उस केस में, db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस को मैं कुछ नाम दे देता हूं एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो डीवी अपने पास आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये सारे सेक्शंस मुझे कलेक्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास जो पी पर नेट फील्ड आ रही है वो क्या होगा, सो ऑन रिजॉल्विंग पी इनटू कंपोनेंट्स db cos alpha will be cancelled out, so the net field at p will be, so b equals the integration of db sin alpha, so integral db का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा का वैल्यू बताइए इस ट्रायंगल में, आर अपॉन एक्स प्लस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा ये जो टर्म हम इंटीग्रेशन वाला कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, डीएल को, ये जो डीएल है सारे मिला के इन सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा।
4 पाई x की पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई r. So mu naught ir upon 4 pi x cube into 2 pi r. पाई कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा. So mu naught ir square upon twice of, ये जो x था इसकी वैल्यू थी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, क्योंकि 3 पावर आ रही है और हाफ पावर यहाँ पे ऑलरेडी थी. अगर इसमें बहुत सारे फेरे हुए, बहुत सारे टर्न्स हुए, if there are n turns, then b को क्या लिखेंगे भाई? म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2. अच्छा ये सोचो, अगर हम सेंटर पर आ जाएं, सेंटर पे हमने क्या जीरो किया? स्मॉल आर. ये भी जीरो हो जाएगा तो बी क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था पीछे. अच्छा क्या होगा अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए? दैट मीन्स स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर कैपिटल. तो आप किसको छोड़ेंगे? आर, कैपिटल आर को, स्मॉल आर को? कैपिटल आर के स्क्वायर को आप छोड़ देंगे नीचे वाले टर्म में. ठीक है, ऊपर वाले टर्म में तो वो रहेगा, अगर आप इसको हटा देंगे तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में आप इसको हटा सकते हैं अगर आर बहुत बड़ा हुआ, स्मॉल आर. चलिए नोट कर लीजिए इसकी. क्या हो गया? मुझे घर जाना, मैं घर जाता हूँ. तो वो क्या साइड ही हो रही है सबसे. और कई लड़के की तो क्या ही फिर ज्यादा मुझे फिर ज्यादा बस बैन हो गया. कोई नहीं, आपका अगर सुबह को बन गया तो आपकी
पहले क्लास से फिर जाऊंगी। ठीक है, तो हमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है ना, और सेंटर पे मिल गई है। ये तो था पूरा लूप। अगर हम इस लूप को हाफ कर दें या किसी और एंगल पर ले आए तो क्या हो, तो उसकी अब बात करेंगे ना। चलिए, दूसरा केस समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a current carrying circular arc। देखिए, अगर हम एक इस तरह की शेप का कोई करंट कंडक्टर ले लेते हैं और इसके सेंटर पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इसमें करंट सपोज ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे करंट आई जा रहा है और इसका जो रेडियस है वो आर है सपोज, और ये एंगल कुछ है सपोज थीटा। ठीक है, कोई बात ही नहीं प्लीज। अच्छा, एक चीज ध्यान दो बच्चों, इसमें जो ओ ए लंबाई है और बी ओ लंबाई है, क्योंकि ये पॉइंट से होके जा रही है ओ से, तो इस लाइन ओ ए की ओ से दूरी क्या है, 0, और बी ओ की वो भी नहीं है, यानी ये दोनों फील्ड्स नहीं देंगे आपको। तो फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सिर्फ ए बी का रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पे एक छोटा सेक्शन ले रहा हूं इसका ना, आई डी एल। सो इस आईडीएल की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू आईडीएल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हुआ, सो ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे की वजह से क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस सेक्शन ए बी। ये कितना होगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ए से बी तक, राइट। हाँ जी, तो ए से बी तक जो वायर है ये, इसकी लंबाई क्या होगी भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये होती है आर्क लेंथ है ना, चाप की लंबाई। ये होती है कोण गुणा त्रिज्या, एंगल इनटू रेडियस। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर थीटा। ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप ये डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सर आप 8 बजे पूरी स्टार्ट करोगे क्लास? ठीक है सर। मैंने तो पराठे बनाने में टाइम लगेगा मेरे। पराठे सर ये कभी है कुछ झूठ नहीं है, कहीं खुद खाए अभी ज्यादा लगा रही हुआ देखे तो सब्जी नहीं आई थी तो मैं फिर चलो अच्छी बात है, तो मैं वाश कर दूंगा। मैंने ये कल पता है मुझे लेके गई
चलिए क्वेश्चन करिएगा। देखो बच्चों, एक लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस स्मॉल बी है। आपको बताना है ओपन नेट फील्ड क्या होगी। और डायरेक्शंस के साथ बताइए। डायरेक्शन तो इसके भाग की तरफ होगा, इसका जो वो होगा न्यू नॉट आई ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/b। ठीक है। इसमें कुछ नीचे नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आया, अच्छा, मतलब आया नहीं। देखो ये सेमी सर्कल है। Yes, सेमी सर्कल में एंगल कितना होगा? पाई। 180। 180 ना, तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, तो B1 जो आना चाहिए इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू पाई। आना चाहिए लगभग, मतलब गलती कर देते तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 है ना, ये पहले की वजह से आ गया। और इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हैं। आउटसाइड। तो मैं इसको डॉट लिख देता हूँ। ऐसे ही जो दूसरा वाला है सेक्शन, उसकी वजह से यहाँ पे बस बी आ जाएगा ये सब 4a आ रहा है। और उसकी फील्ड होगी अंदर की तरफ, और नेट फील्ड दोनों को माइनस कर देंगे। ये सब हर साइड है नेक्स्ट। हम्म। तो फिर कितना ही करके छोटे 1/b माइनस 1/a हाँ जी। सॉल्व करेंगे। नहीं, आगे नहीं सॉल्व करना है। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आ रहा होगा। b2 माइनस b1 करना ना। B2 माइनस B1 क्यों किया? B1 माइनस B2, B1 बड़ा होगा ना, थोड़ा पॉइंट जो पास है उसकी फील्ड सबसे ज्यादा होगी। what am I doing that? देखिए बच्चों, ये कोई लूप है इस शेप का, है ना।
ठीक है, और इसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री, और इसका जो एंगल है वो है 135 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल आपको निकालने पड़ेंगे। कितने कितने आ जाएंगे? 135 और 45, 180। तो ये दोनों कितने हुए? 90 90 के। ये 90 और ये भी 90। आपको बताना है ऊपर नेट फील्ड क्या होगी। यस सर। मैंने तो बनाया, मेरे तो मैं नहीं देता, थैंक यू सो मच। इसे बोलते थे जो तुम नहीं करते इसकी इज्जत, और तुम्हें तो मैंने खुद नहीं दिखाया मैसेज। मैंने हाथ में से लेके खुद नहीं देखा, मेरे हाथ ही छोड़ छोड़ जाता है, ऐसे ऐसे दिखा जाता है देखते हैं तुम्हें तो ठीक है याद आ गया हो गया भाई तेरा को बताओ इससे गूगल मैप निकालेगा फोटो नहीं खेला ना हो रहा है भाई क्यों भाई फिर बहुत लग जाएगा यार हाँ कॉलेज जल्द में क्या करूँगी मैं झाड़ दिलाऊंगी कर लो तो यार देखने पढ़ने नहीं पढ़ती इधर वो पता नहीं क्या लोगों को अपने आप मैंने यहाँ लिख रही थी मैंने तो बस यहाँ बोल रही थी इधर ये तो अच्छा क्या उसके ऊपर तो पीछे गाड़ी मतलब मैं ये नहीं अच्छी बात काम भी लेती है अजीब राइटिंग ऐसी रहती है डॉक्टर फिर भी ऑनलाइन सब हो गया ओके, क्या आंसर आ रहा है बताइए। the 3/4 you not 5.4 अच्छा, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो 1 और 3 है ये ऑपोजिट है ना, और 2 और 4 तो एक जैसे हैं। तो 2 और 4 की फील्ड तो सेम आ जाएगी। चलिए पहले 1 की वजह से देखते हैं कितनी फील्ड आएगी भाई। यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आर कितना है इसका? आर इंटू थीटा। थीटा कितना है अपने पास? 3 पाई बाय 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 म्यू नॉट आई अपॉन 16। अच्छा, बी 3 कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। इसका थीटा पाई बाय 4 है, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए B2 में। B2 और B4 बराबर ही होंगे क्योंकि एंगल सेम है उनके। तो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर इंटू पाई बाय 2 कितना हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 8r ठीक है सो व्हाट इज बी नेट नेट फील्ड जो आएगी क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में है तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 so 3 mu naught I upon 16r plus mu naught I upon 8r plus mu naught I upon 4r plus mu naught I upon 8r. So mu naught I upon r तो हमने कॉमन ले लिया कितना हुआ 3/16 प्लस 1/8 1/4 और 1/16 होगा 16 आर होगा हाँ 16 अच्छा ठीक है 1/8 कितना हुआ अभी 2/8 यानी 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन आर 3/16 1/16 4/16 यानी 1/4 प्लस 1/4 2/4 या 1/2 सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी इनसाइड यानी क्रॉस मेरा गलत है सर लेकिन क्यों नॉट अब आई अपॉन टू आर तो जब आ जाती है पूरा सर्कल होगा और ये तो बीच में थोड़ा कम है 2r तो मैं ले नहीं रहा हूँ उसको मैंने तो लिया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा जैसे जो हमने भी किया था ना इससे पहले वो लगाया मैंने इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई अपॉन आर इंटू थीटा बेटा अच्छा अरे हाँ हमने आर की जगह r/2 भी नहीं लिया है। चलो इसको सही कर लो भाई ये 2 में और 4 में चेंज हो जाएंगे कुछ यहाँ पे r की जगह r/2 आ जाएगा ना तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r ये म्यू नॉट अपॉन 4r आ जाएगा हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4r ये 8 की जगह 4 आ जाएगा यहाँ पे ना ये भी 4r हुआ ये भी 4r हुआ है ना तो 3/16 1/16 4/16 यानी 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1/2 हो जाएगा ये ना 3/4 आ जाएगा ओके नेक्स्ट चलेंगे
देखिए बच्चों, ये है एक शेप, यहाँ पे इसका सेंटर है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। इसका रेडियस है ए, आउटसाइड वाले का, और इनसाइड वाले का है बी। करंट इसमें आई जा रहा है, ऊपर नेट फील्ड बतानी है क्या होगी। ठीक है, एंगल ये 90 का है। अगर हम इसको दो सेक्शन मान लें, ये 1 और ये 2, तो B1 कितना आएगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू पाई बाय 2. So it will be mu naught I upon 8A. और ये कहाँ होगी? इनसाइड। अच्छा, सेकंड की वजह से क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन B इंटू 3 पाई बाय 2 है ना, 270 डिग्री आ जाएगा। सो 3 म्यू नॉट I अपॉन 8B। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड। तो B नेट कितना आएगा अपने पास? B1 प्लस B3, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 8A प्लस 3 म्यू नॉट I अपॉन 8B। इसको सब सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। म्यू नॉट I अपॉन 8 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन A प्लस 3 अपॉन B, और इनसाइड आ जाएगा ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए।